नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का मजाक बनाकर सो गए थे और सुबह उठे तो लगा कि गलत प्लेटफॉर्म में हैं। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कल रात आप मोदी का मजाक वाला वीडियो रीट्वीट कर रहे थे और अगले दिन कैसे बीजेपी में आ गए, 24 घंटे में क्या हो गया। इस पर विजेंद्र कहते हैं कि फिर मैं सो गया और जब सुबह उठा तो मेरे को लगा कि गलत प्लेटफॉर्म पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से सही दिशा में जाएंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा, मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मेरी आज एक तरह से घर वापसी हुई है। जिस तरह से खिलाड़ियों का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत आसान तरीके से हम कहीं आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान मिला है उसका खिलाड़ी बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूँ, गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक दलों को डरा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। क्या लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव होता है? क्या लोकतंत्र में सबको समान स्तर पर लड़ने का अधिकार नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 8 करोड़ परिवारों तक पार्टी की गारंटी कार्ड बांटा जाएगा। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को कुर्क करना चाहता है, लेकिन दुविधा में है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की जानी चाहिए। हालांकि अभी आपको केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की कोई संपत्ति आवंटित नहीं है। ईडी ने साफ नहीं कहा है कि वो आपकी किन संपत्तियों को अटैच करना चाहती है। क्या उसका आशय आप नेताओं की व्यक्तिगत संपत्तियों से तो नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में कल यानी कि गुरुवार तक लिखित दलील देने को कहा है। हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए कानून के तहत सेक्शन 50 की शर्तों को पूरा नहीं किया है। ईडी अभी तक मनी ट्रेल के बारे में पता नहीं लगा पाई है, न ही केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत जुटा पाई है। सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नवंबर में समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, यह बेहद अजीब बात है। इस मामले में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। गिरफ्तारी की टाइमिंग ही ईडी के मंशा पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक चुनावी सभा में राज्य में अपराध की घटनाओं पर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्यादातर अपराधी अपनी जमानतें तुड़वाकर जेल में चले गए हैं। अब तो कह रहे हैं कि जेल में ही मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग रहे हैं। बता दें, बीते दिनों बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की जेल में रहते हुए मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो ज्यादातर अपराधी गले में पट्टी लटकाकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लटकाकर पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, बस एक बार जान बख्श दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से शुरू होने वाले तमिलनाडु की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 4 रोड शो और एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। चूंकि लोकसभा नजदीक है, शाह का तमिलनाडु का दौरा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक रणनीतिक कदम के रूप में उभर रहा है। देश में सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आज़ादी से पहले से चल रहे हैं। आज़ादी के बाद से इनका और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। सैनिक स्कूलों से बच्चों को छात्र जीवन से देश की सेनाओं के लिए तैयार किया जाता है और बाद में तीनों सेना के विभिन्न परीक्षाओं के जरिए वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन अब आरएसएस एफिलिएटेड संस्थानों, साध्वियों, नेताओं द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से छात्रों को विचारधारा के हिसाब से तैयार कर सेना में भेजने की तैयारी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनावी चंदा पर खोज रिपोर्ट के बाद इस खोज रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट चिंता पैदा कर रही है कि अब सेना में संघ की विचारधारा के हिसाब से सैनिकों, अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा संविद
गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चला रही हैं। ऋतंभरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा, दुर्गा वाहिनी की संस्थापक, राम मंदिर आंदोलन से एक प्रमुख हस्ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का गर्ल स्कूल और हिमाचल प्रदेश के सोलन में राजलक्ष्मी समृद्धि गुरुकुलम 40 ऐसे स्कूलों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी पड़ताल के हवाले से बताया है कि अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों में कम से कम 62% आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के 62% नए सैनिक स्कूलों को बीजेपी, आरएसएस के नेताओं और भाजपा के करीबी सहयोगियों को सौंप दिया है। ये साफ तौर से सेना के सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण की साजिश है। यह सेना में आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा को स्थापित करने की साजिश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की हालत क्या बना रखी है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के सामने रखे लगभग 1 महीना बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी के पास ना रोजगार देने की कोई नीति है और ना ही नीयत। वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसाकर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। युवा इस सरकार को उखाड़कर अपने भविष्य की नींव खुद रखेगा। कांग्रेस का युवा न्याय देश में एक नई रोजगार क्रांति को जन्म देगा। दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आज निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की हैं। जो शर्तें तय की गई हैं उनके अनुसार केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, संजय सिंह को जांच में सहयोग करना होगा, संजय सिंह के लोकेशन पर नजर रखी जाएगी, दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। आतिशी ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद बिहार में जिसके प्रचार से वो कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं वो भी परिवारवाद वाले उम्मीदवार हैं। ये दिखाता है उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में रैली करने वाले हैं। इस सीट से एनडीए के सदस्य दल लोजपा से अरुण भारती उम्मीदवार हैं। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। इस सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद उन्होंने अपनी सीट बदल ली और अब वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने विपक्ष के वॉशिंग मशीन वाले दावे को और मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता भाजपा में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद इन 25 में से 23 नेताओं को जांच में राहत मिल गई और तो और 3 मामले बंद कर दिए गए। 20 अन्य मामले रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इस साल बीजेपी में शामिल हो गए। इसके चलते विपक्ष बीजेपी पर नेताओं के आरोप मिटाने का तंज कसता रहा है और वॉशिंग मशीन कहता रहा है। ईडी ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर महुआ मोत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने कथित कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में टीएमसी नेता महुआ मोत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
भारतीय मजदूर जिन्हें इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए बीते महीने भर्ती किया गया था, उसका पहला बैच इजराइल रवाना हो गया है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इसकी जानकारी दी और कहा कि 60 से अधिक भारतीय मजदूर रवाना हुए हैं। बता दें, नवंबर 2023 में इजरायली सरकार ने भारत सरकार से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की आपातकालीन ज़रूरत की बात कही थी और दिसंबर में खुद इजरायली पीएम ने पीएम मोदी से इसे लेकर बात की। बीते कुछ महीनों में हरियाणा और यूपी में इजराइल की कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जब ये भर्तियां शुरू हुई थी तो व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। अब राहुल गांधी ने कल से वायरल वीडियो को साझा किया है जिसमें एक महिला तंज कस रही है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। वो कहती है कि पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते। इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आज एक युवा ने मुझे ये वीडियो भेजा। अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली, जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पिछले साल मोदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और सिक्योरिटी लॉ के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए थे। सेबी को 14 अगस्त 2023 तक इन आरोपों पर एक रिपोर्ट सौंपना था। बार बार एक्सटेंशन की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आज यानी कि 3 अप्रैल 2024 तक का समय दिया था। हमें उम्मीद है कि सेबी आज अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगा। वो चुनाव की तारीख से आगे तक का समय बढ़ाने के लिए कोई और एक्सटेंशन नहीं मांगेगा। सेबी को दूसरा एसबीआई नहीं बनना चाहिए, उसे वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि सेबी का अधिकार क्षेत्र सीमित है। सिर्फ एक जेपीसी ही मोदानी घोटाले की सच्चाई को पूरी तरह से सामने ला सकती है। उन्होंने कहा कि हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री से पूछे गए 100 सवालों की श्रृंखला में हमने इसकी अहमियत बताते हुए लगातार जेपीसी की मांग की थी। अगले 3 महीने के बाद जेपीसी एक वास्तविकता होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर घर गारंटी कार्ड कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम देश भर में 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहे हैं। इन गारंटी के कारण ही हमने कर्नाटक चुनाव, तेलंगाना चुनाव जीता है। इन गारंटी को लागू किया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अब इसे पहचान लिया है और वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये जुमला बनाम गारंटी चुनाव है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार, सदैव समर्पित। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।